नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए उठती मांगों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। वहीं बोर्ड ने यह कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो वो पूरी तरह से असंवैधानिक होगा और मुसलमान उसे बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि उत्तराखंड यूपी सरकार या केंद्र सरकार की ओर से यूसीसी का राग अलापना गैर जरूरी बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। देश में हर इंसान जानता है कि इस बयानबाजी का मकसद बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाना और नफरत के एजेंडे को बढ़ावा देना है। और ज्यादा जानकारी के साथ कार्यकारी संपादक अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो असंवैधानिक है और देश का मुसलमान उसे स्वीकार नहीं करेगा। हर्ष, देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से कुछ चीजों को लेकर के विरोध में खड़ा रहा है। जब बात महिलाओं के अधिकारों की जा रही थी उस समय भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई थी। और जबकि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लगातार सुर्खियों में है, उत्तराखंड से लेकर के यूपी तक जो तमाम मंत्री हैं वो कह चुके हैं कि इसकी जरूरत है। अमित शाह ने भी जिक्र किया था कि समान आचार संहिता देश में लागू होनी चाहिए। उसको लेकर के बीजेपी ने कवायदें भी शुरू कर दी है, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके अपने मतलब है, वो चाहता है कि इस तरह के कानून किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होने चाहिए। और जिस तरह से चेतावनी जारी की है, साफ कह सकते हैं कि उत्तराखंड से लेकर के यूपी तक कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक विद्वेष की भावना पनपाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिमों के विरोध में किस तरह से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्योंकि अगर आचार समान संहिता लागू होती है तो देश के सभी नागरिकों के लिए होगी, किसी एक व्यक्ति के लिए तो होगी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति निश्चित रूप से प्रवेश कर चुकी है, जहां बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के लगातार कोशिश कर रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। वो चाहती है कि आपसी समन्वय के साथ इसको लागू किया जाए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड है, देश में एक कानून यानी कि सबके लिए बराबर कानून होगा, एक सा कानून होगा, तो कहीं ना कहीं चाहे उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या किसी और धर्म का बोर्ड हो, कहीं ना कहीं उन्हें अपना जो वर्चस्व है वो छिनता हुआ नजर आ रहा है। अब निश्चित रूप से, क्योंकि शरिया कानून के हिसाब से पर्सनल बोर्ड चाहता है कि वो चलते रहे, उनका समाज चलता रहे। लेकिन साफ तौर पे कह सकते हैं कि अगर एक देश है और एक विधान अगर लागू हो जाता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति तो लगभग एक जैसे हैं, भारत एक है, इसके नागरिक एक हैं। फिर उसमें अगर एक कानून लागू हो जाता है तो उसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अलग अलग धर्मगुरु, अलग अलग समाज, अलग अलग जो भावनाएं हैं वो निश्चित रूप से एक साथ काम नहीं कर रही हैं। और यही वजह रही है कि पर्सनल लॉ बोर्ड को लगता है कि जो शरीयत के हिसाब से वो जो कानून उनका चलता है वो उसमें कहीं ना कहीं और बाधा पहुंचेगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो। इसीलिए कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड असंवैधानिक है, संविधान के विपरीत है और साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं अब इसमें राजनीति प्रवेश करती जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जो कानूनविद है वो इस चीज को किस तरह से लेते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि चाहे उत्तराखंड में सीएम धामी बयानबाजी कर रहे हो या उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हों या बिहार में जाकर गृह मंत्री अमित शाह यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते हों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह कह रहा है कि जो मौजूदा मुद्दे हैं, जो इस वक्त समस्या से देश जूझ रहा है, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये सब कुछ कर रही है। देखिए, महंगाई निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है। जो
जो आर्थिक संकट है निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है और सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी है। तमाम जगहों पर आपने विरोध भी देखे होंगे। श्रीलंका की आवाज स्थिति को आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो महंगाई है वो चरम पर है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए तो उससे महंगाई का कुछ लेना देना नहीं है। वो एक कानून होगा जो कि 370 धारा जब कश्मीर से हटाई गई थी तमाम विरोध हुए थे। लेकिन आपने देखा होगा कि कश्मीर अब बेहतरी की तरफ आगे बढ़ चुका है। तो कुछ चीजें होती हैं जो कि अगर कानून के रूप में शामिल करते हैं तो परेशानियों का सामना कुछ लोगों को करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई संविधान के तहत कार्रवाई होती है, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या कुछ भी हो, ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत इसको लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए संविधान में तमाम परिवर्तन करने पड़ेंगे और बैठकें होनी पड़ेगी। ऐसा तो होगा नहीं कि आज तय किया गया कल लागू कर दिया जाएगा, ऐसा होगा नहीं है, क्योंकि भारत संवैधानिक संस्थाओं का देश है और यहाँ पर संविधान से सब कुछ चलता है। गृह मंत्री भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि तमाम जो कवायद होगी वो संसद में होगी और संसद के बाद उसको कानून के रूप में पारित किया जाएगा। तो साफ तौर पर है कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं और अलग अलग चुनौतियां उनके सामने हैं कि किस तरह से अपनी बात मनवानी है। कह सकते हैं कि हर एक को यहाँ पर अपने नियम कानून को मानने का हक है, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा और वहाँ पर शरीयत और किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद अक्षय आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश और उत्तराखंड की बीजेपी सरकारें समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की योजना बना रही हैं और इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। AIMPLB ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम बताया। कहा कि इसे देश के मुसलमान स्वीकार नहीं करेंगे। बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वो ऐसा कोई कदम उठाने से परहेज करें। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के मुताबिक जीवन जीने की अनुमति देता है और ये मौलिक अधिकार भी है और इसी अधिकार के तहत अल्पसंख्यकों और आदिवासी वर्गों को उनकी रीति रिवाज, आस्था और परंपरा के अनुसार अलग पर्सनल लॉ की अनुमति है। उनके मुताबिक पर्सनल लॉ किसी तरह से संविधान में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच परस्पर भरोसा कायम रखने में मदद करता है। जो लेटर लिखा गया है उसमें रहमानी ने आगे कहा है कि अतीत में अनेक आदिवासी विद्रोहों को समाप्त करने के लिए उनकी इस मांग को पूरा किया गया कि वे सामाजिक जीवन में अपनी मान्यताओं और परंपराओं का पालन कर सकेंगे। अब उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार की ओर से जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का राग अलापा जा रहा है, ये सिर्फ असमय की बयानबाजी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हर व्यक्ति जानता है कि इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाना और घृणा के एजेंडे को बढ़ावा देना है। ये अल्पसंख्यक विरोध और संविधान विरोधी कदम है और मुसलमान इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे।
सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में जहां 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली तो वहीं 1 मई से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी टोल टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि टोल टैक्स लगाने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। हालांकि इस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जितनी जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी टैक्स वसूली प्रारंभ होगी। कैबिनेट ने टोल कलेक्शन, 6 एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध कराए जाने के लिए टोल हाईवेज इंडिया लिमिटेड को 2 अरब 22 करोड़ रुपए यूपीडा को भुगतान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अनुबंध की शेष अवधि तक 10% प्रतिवर्ष की वृद्धि समेत चयनित किए जाने के लिए अनुबंध करने और लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने को सहमति दे दी है। वहीं इसके अलावा योगी कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय में 2000 रुपए और मिड डे मील के रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो टैक्स को लेकर खबरें आ रही हैं उसके बारे में क्या कुछ अपडेट आपके पास? कि महत्वपूर्ण फैसले में पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है 1 मई से लगेगा टोल टैक्स। इस पे अनुदेशकों को अब 9,000, वहीं रसोइयों की बात कर ली जाए तो 2,000 रुपए मानदेय बढ़ाने की बात कही गई है। वहीं 3,70,520 रसोइयों को अनुदान बढ़ाकर 1,500 की जगह 2,000 रुपए किया गया है। साल में अब एक बार 500 रुपए दिया जाएगा, साड़ी दिया जाएगा, पैंट शर्ट दिए जाएंगे, ये भी देने की बात कही। मगर उससे महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगा, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात हुई थी उस पर सबसे अहम बात बताना चाहूंगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस पर अब टोल लगाने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने निविदा के माध्यम से ये चयनित कंपनियों को पत्र लेटर ऑफ अवार्ड से जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चयनित कंपनी पहले साल यूपीडा को 222 करोड़ रुपए देगी। 1 मई से टोल टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस बाबत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि जितनी भी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी टैक्स वसूला जाए। लेकिन कैबिनेट में जो टोल टैक्स कनेक्शन 6 एम्बुलेंस व 12 पेट्रोलियम वाहन उपलब्ध कराए जाने के लिए उच्चतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले मेसर प्रकाश स्पार्टलिंग एंड टोल हाईवेज इंडिया लिमिटेड को 2 अरब 22 करोड़ रुपए जीएसटी सहित प्रथम वर्ष में यूपीडा को भुगतान किए गए। आपको बताना चाहूंगा कि शेष अवधि तक 10% की प्रति वर्ष की वृद्धि सहित चयनित किए जाने के लिए अनुबंध करने के लिए और लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने को सहमति दे दी है। अनुबंध को कुल अवधि जो दी गई है वह 2 वर्ष और प्राधिकरण अधिकतम 6 माह का विस्तार दे सकता है, यह बताया गया है। वहीं अनुदेशकों की और रसोइयों की बात कर ली जाए तो उनका भी मानदेय बढ़ाया गया है। योगी कैबिनेट की बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के में कार्यरत आंचलिक अनुच्छेदों का मानदेय 2,000 रुपए बढ़ाने की बात कही गई। मिड डे मील में रसोइयों का मानदेय 500 रुपए वृद्धि करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। आंचलिक अनुच्छेदों को अब 9,000 रुपए की महीना और रसोइयों को 2,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। सपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को निर्देश दिए हैं और कहा कि जहां भी सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है वहां एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा। वहीं इसी कड़ी में आज सपा का प्रतिनिधिमंडल देवरिया और मुजफ्फरनगर में भेजा जाएगा, जिस पर सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि देवरिया में विधानसभा चुनाव के एक दिन पहले झड़प हुई थी, जिसमें बीजेपी विधायक के कहने पर समाजवादी पार्टी के 8 कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में थाना गौरी बाजार में फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए। पुलिस अधीक्षक ने इन पर इनाम घोषित कर दिया है और इसकी जांच और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल जनपद देवरिया जाएगा।
एफएम संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, सपा का प्रतिनिधिमंडल देवरिया जाएगा, मुजफ्फरनगर जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे और किस वक्त ये देवरिया पहुंचेगा? बिल्कुल आपको आज बताना चाहूंगा कि बांदा और देवरिया के अलावा मुजफ्फरनगर सपा का प्रतिनिधिमंडल अखिलेश यादव के निर्देश के अनुसार जाएगा। और आज जो कि 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिला बांदा पहले जाएगा और 10-11 बजे तक उनको पहुंचना है बांदा। उसके बाद वहां से रुख जो होगा उनका मुजफ्फरनगर और देवरिया के लिए होगा। यहाँ से पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति के मकान को सरकार के इशारे पर जो जिला प्रशासन ने अवैध बता दिया था, उनसे मुलाकात करेंगे। विभिन्न मामलों के मद्देनजर सपा का प्रतिनिधिमंडल बांदा और देवरिया जिले में जाएगा। इस बाबत पार्टी में प्रमुख अखिलेश यादव ने निर्देश जारी किया था। पार्टी के प्रवक्ता राजन चौधरी की अगर मानी जाए तो उनके अनुसार ये बताया गया है कि 27 अप्रैल को पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है वो जिला बांदा जाएगा। यहाँ के पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति के मकान को सरकार के इशारे पर गिराने की बात जो बताई जाती थी उसको देखा जाएगा। उस पर ध्वस्तीकरण का नोटिस जो छिपवा किया था उसको देखा जाएगा और प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर सबसे जांच पड़ताल करेगा। प्रतिनिधिमंडल में सांसद विशंबर प्रसाद निषाद, पूर्व सांसद राजाराम पाल, विधायक विशंबर सिंह यादव, विधायक अनिल कुमार प्रधान और जिला अध्यक्ष बांदा विजय करण यादव शामिल हैं। दूसरा प्रतिनिधिमंडल अगर जिला देवरिया जाएगा, सपा मुख्य प्रवक्ता के मुताबिक चुनाव के बाद भाजपा विधायक के कहने पर सपा के 8 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के में मुकदमे दर्ज करवाकर इनका नाम इनाम घोषित करा दिया गया था, जिसकी जांच एवं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल जनपद देवरिया जाएगा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, पूर्व मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी, विधायक संग्राम यादव, पूर्व सांसद कनकलता सिंह, पूर्व सांसद रमाशंकर, पूर्व बल्सी राम अवध, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी यादव, जिला अध्यक्ष दिलीप यादव शामिल होंगे। जी बिल्कुल नितिन, और अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें तो जो सपा में चल रहा है, जिस तरह से सपा के कार्यकर्ता अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं और अखिलेश यादव को कायर तक कह दे रहे हैं, तो कहीं उसी सब को देखते हुए ये निर्देश अखिलेश यादव ने जारी किए होंगे कि प्रतिनिधिमंडल को भेजा जाए और जो कार्यकर्ता की बात सुने, कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाएं। क्योंकि दिख रहा है अखिलेश यादव को भी कि जिस तरह का अभी तक का व्यवहार रहा है, कार्यकर्ता खुद को अकेला महसूस कर रहा था चुनाव के बाद, तो कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाने के लिए ये कदम अखिलेश यादव ने उठाया होगा। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा हर चीज जिस तरह से बरेली में देखा कि जिस तरह से कार्रवाई होती रही, वहां के जो विधायक थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सपा सरकार उनकी सुन नहीं रही है, या सपा जो पूर्व में सरकार बना चुकी सपा, लेकिन उनके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव वो सुन नहीं रहे। वहीं बात कर लीजिए प्रतापगढ़ कल इनका एक 5 जो प्रतिनिधिमंडल है वो कल प्रतापगढ़ भी जाएगा। तो जगह जगह से जिन जिलों से जो शिकायतें आ रही थी लोगों को, जैसे आजम खान का कहना था कि उनसे 2 साल मिलने नहीं गए सपा मुखिया, तो कहीं ना कहीं जिनकी जो शिकायतें उनको दूर करने को लेकर ही ये कदम उठाया गया है। और अगर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो अपने प्रतिनिधिमंडल को जगह जगह भेज रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके पार्टी में जिस इस्तीफों का दौर जारी था उसको कम करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो कई लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जो महत्वपूर्ण बताया जा रहा था, पार्टी से जुड़े हुए थे काफी समय से। तो सिर्फ यही एक कमियां थी कि पार्टी के मुखिया उनसे मिलने नहीं गए, या पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता उनसे रूबरू नहीं हुआ, उनकी समस्याओं को समाधान नहीं किया। वहीं अगर बात कर ली जाए जो देवरिया और बांदा में, जैसा मैंने बताया कि वहां पर अवैध मकान गिराने की जो बात करी जा रही थी, उसको देखते हुए प्रतिनिधिमंडल जाएगा बांदा और वहां मुलाकात करेगा। क्योंकि जिस तरह से ब्रजेश प्रजापति का मकान जो है वो सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन का अवैध बता रहा है, उसकी जांच पड़ताल करेगा क्या ये सच है या गलत है। क्योंकि इससे पहले बरेली में ऐसा कांड हो चुका है, क्योंकि बरेली में तो कई साक्ष्य 2009 के अंतर्गत देखे गए थे, वो काफी अवैध बताए गए थे, उस पर मगर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब यहाँ की अगर बात कर ली जाए तो इस पर भी जांच पड़ताल करी जा रही। अगर और आपको एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि सरकार सिर्फ विपक्षियों के लिए ही नहीं, वो अपने भी जितने भी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं उनसे मांगा गया है ब्यौरा। 3 महीने का संपत्ति ब्यौरा माना गया है कि कोई 3 महीने का कार्यकाल में क्या संपत्ति इनकी है, क्या अर्जित हुई, इसका भी देखा जा रहा। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ विपक्ष के खिलाफ सरकार काम कर रही है, क्योंकि सरकार सभी के खिलाफ काम कर रही है। जी बहुत धन्यवाद नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए।
गर्मी बढ़ने के साथ ही यूपी में बिजली व्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी से राजधानी लखनऊ के साथ तकरीबन सभी बड़े शहरों में बिजली कटौती से लोग बेहाल हो गए हैं। वहीं बात करें वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ समेत तमाम जिलों के शहरी इलाकों में 2 से 4 घंटे और बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो वहां 8 से 10 घंटे तक कटौती ने उपभोक्ताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। बिजली कटौती के कुछ मुख्य कारण हैं और जिस तरह से कमी आ रही है उसकी वजह से लोग बेहाल हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में बिजली की मांग 21,000 से 22,000 मेगावाट तक की है, लेकिन राज्य को 19,000 मेगावाट के आसपास बिजली उपलब्ध हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि राज्यों में बिजली की उपलब्धता पूर्ण रूप से क्यों नहीं है। वहीं बिजली की जबरदस्त किल्लत के बीच बिजली घरों के लिए कोयले की संकट की आहट भी सुनाई दे रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, बड़ा बिजली संकट उत्तर प्रदेश में और जो खबरें हैं कि मात्र 26% कोयला ही बचा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल हर्ष, आपको बता दें उत्तर प्रदेश जो है लगातार बिजली संकट से जूझ रहा है और कारण है कि अचानक से जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ा है, लोग जो है गर्मी में झुलसते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है लू चलने का सिलसिला भी चालू हो गया है। लोग लगातार लू और गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में कूलर, पंखे के साथ साथ एसी का जो है बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं और यही कारण है कि बिजली की सप्लाई की जो है डिमांड बढ़ गई है। बिजली की सप्लाई की डिमांड बढ़ते ही जो है लगातार हाहाकार चारों तरफ जो है मचता हुआ नजर आ रहा है। जो अब से पहले 22 घंटे बिजली जो है मिला करती थी, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे तक बिजली मिला करती थी, लेकिन अचानक से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने आने के बाद गर्मी का प्रकोप बढ़ा और गर्मी के प्रकोप बढ़ने के बाद गर्मी साथ ही बिजली की डिमांड बढ़ी और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बिजली की डिमांड बढ़ती चली गई। आलम यह है कि लगातार बिजली कट से जहां लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार क्योंकि कोयला लगातार जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है और बिजली की जो खपत है वो बढ़ रही है, लेकिन उसकी ऊर्जा कम होती जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उन्हें सख्त निर्देश दिए कि बिल्कुल बिजली कट जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजली की सुविधा उपलब्ध जो है, जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने की उन्होंने बात कही है। इसके साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं जिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते लगातार बिजली के जो कट है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही एनपीसीएल पर सख्त रुख अपनाते हुए बिजली विभाग पर जो है कड़ी चेतावनी उन्हें दी गई है कि उनकी लापरवाही लगातार निकलकर सामने आ रही है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो साफ निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में कम बिजली कट जो है किया जाएगा ताकि लोगों से जो वादा किया गया था उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा वो वादा पूरा किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।